हेलो जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा कैडेट इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, एमसीक्यू सेशन और इम्पोर्टेंट घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपकी आगामी बीपीएससी ट्री 4.0, बिहार एसआई, ठीक है, उसके बाद जितने भी वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग इस सेशन में आपको एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तो डिस्कस करवाते ही है, साथ ही उससे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स होते हैं सभी क्लियर करवाते हैं। क्लियर? तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो कल हम लोगों ने आपका मगध साम्राज्य का उत्कर्ष महाजनपद काल पढ़ा था और आज हम लोग मौर्य साम्राज्य स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? सिकंदर मैसिडोनिया का राजा था, विश्व विजय के ख्वाब से निकला था, लेकिन जिस समय इसने भारत पे आक्रमण करने का सोचा था, ठीक है, उस समय मगध पर किसका शासक था? मगध पर शासन था आपका धनानंद का। ठीक है, धनानंद किस वंश से संबंधित था? तो नंद वंश से। ठीक है, नंद वंश से संबंधित है धनानंद, कल भी हम लोगों ने पढ़ा है। और नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो महापद्मानंद ने की थी। क्लियर है? भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? पहला साम्राज्य, ठीक है, कौन सा है? तो वो मौर्य साम्राज्य है। कौन सा साम्राज्य है? मौर्य साम्राज्य है। और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, कौन थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनानी लेखक जस्टिन ने, जस्टिन कौन था? एक यूनानी लेखक था। उसने सेंड्रोकोटस किसे कहा है? किस राजा को उसने सेंड्रोकोटस नाम से संबोधित किया है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखक जस्टिन ने सेंड्रोकोटस नाम से संबोधित किया है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य कह लीजिए या फिर चाणक्य कह लीजिए, कौटिल्य कह लीजिए, चाणक्य कह लीजिए, विष्णुगुप्त कह लीजिए। ठीक है, सभी इन्हीं के नाम हैं। ठीक है, कौटिल्य कह लीजिए, चाणक्य कह लीजिए या विष्णुगुप्त कह लीजिए, ये किनके प्रधानमंत्री थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, जब धनानंद ने कौटिल्य को अपमानित कर दिया तो कौटिल्य ने, चाणक्य ने ये शपथ लिया था कि जब तक मैं तुम्हें इस गद्दी से उतार कर फेंक नहीं दूं मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने तैयार किया, शिक्षित किया, प्रशिक्षित किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश का समापन करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। क्लियर? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? अभी जस्ट मैंने आपको बताया। ठीक है, एक नाम उनका विष्णुगुप्त भी था। क्या था? विष्णुगुप्त भी था। ठीक है, तो चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त नाम से जाने जाते थे। ठीक है, और इन्हीं को कौटिल्य भी कहा गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, देखिए यहाँ नाम आ गया कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसके लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो कौटिल्य की पुस्तक है। और इसमें वर्णन क्या किया गया है? तो राजा के कर्तव्य, ठीक है, राजा के कर्तव्य, शासन प्रणाली, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें, राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, राजा को किस प्रकार से राज करना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आपको शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलती है, शासन के सिद्धांत, आगे ऑप्शन में शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलती है, ये सारी बातें कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक में दी गई है। क्लियर? और ये आपका ये प्रश्न आपको आई थिंक बीपीएससी में पूछा भी जा चुका है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। चंद्रगुप्त का महल, चंद्रगुप्त का जो महल था वो मुख्यतः किस चीज का बना था? तो लकड़ी का बना था। चंद्रगुप्त का महल मुख्य रूप से लकड़ी का बना था। ठीक है, लकड़ी का। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की, ठीक है, दक्कन की विजय किसने प्राप्त की थी? दक्कन की विजय किसने प्राप्त की थी इनमें से बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। तो दक्कन की विजय, दक्कन की विजय चंद्रगुप्त ने की थी। इसका प्रमाण मिलता है कर्नाटक। आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने समाधि मरण के द्वारा, ठीक है, भूख, अपना खाना और पानी त्याग दिया था और जैन धर्म त्याग कर संथाला प्रथा से इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। कहाँ? कर्नाटक के
श्रवण बेलगोला में जाकर, ठीक है, श्रवण बेलगोला में जाकर। तो इससे ये प्रमाण मिलता है कि दक्षिण वाली जो क्षेत्र थे ये इनके अंडर में थे। क्लियर? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त हो जाएगा। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। ठीक है, उस अभिलेख का नाम बताना है जिससे यह प्रमाणित होता है कि हमारा चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। कलिंग नहीं, अशोक का गिरनार शिलालेख नहीं, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख जो है इस बात से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वो पश्चिम भारत पे था। कैसे? क्योंकि इसने यहाँ इसके मंत्री पुष्यगुप्त ने, ठीक है, यहाँ पे एक झील बनवाई थी। ठीक है, उसका नाम क्या था? सुदर्शन झील, सुदर्शन झील। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था पुष्यगुप्त ने। ठीक है, और वो किसका मंत्री था? तो चंद्रगुप्त का मंत्री था। और इस बात का विवरण हमें जूनागढ़ शिलालेख से मिलता है। इस बात का हमें विवरण जूनागढ़ शिलालेख से मिलता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो मैंने आपको बताया थे 4 हुए थे। ठीक है, मैंने जब आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया था उसमें बताया था पहला कहाँ हुआ था? पहला राजगीर में हुआ था। दूसरा आपका कहाँ हुआ था? तो दूसरा आपका वैशाली में हुआ था। तीसरा आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा आपका कश्मीर में हुआ था। ठीक है, चौथा आपका कश्मीर में हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा पूछ रहा है? अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगति हुआ था पाटलिपुत्र के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो राजगीर में अजातशत्रु, ठीक है, वैशाली में कालाशोक, पाटलिपुत्र में अशोक और कश्मीर में गणेश के द्वारा बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है आपको कि बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन थे। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। तो चंद्रगुप्त जो था वो जैन अनुयायी था। ठीक है, बिंदुसार जो था वो आजीवक था, आजीवक संप्रदाय को मानता था। तो हमारे ऑप्शन बच रहे हैं अशोक और दशरथ, ये दोनों ही बौद्ध अनुयायी थे, ये दोनों ही बौद्ध अनुयायी थे। तो हमारा आंसर 2 और 4 हो जाता है और ये ऑप्शन डी में है। दिस इज द आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। रज्जुक, मौर्य शासन प्रशासन जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें एक आता है नाम, प्रशासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ, शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ, रज्जुक का नाम। तो मौर्य शासन के अधिकारी थे। रज्जुक कौन थे? मौर्य शासन के अधिकारी थे। ठीक है, ये न्याय भी देखते थे और राजस्व भी कलेक्ट करते थे, दोनों ही काम करते थे ये। ठीक है, न्याय भी देखते थे और राजस्व भी, रेवेन्यू भी कलेक्ट करने का काम करते थे रज्जुक। ठीक है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। सारनाथ स्तंभ, ठीक है, सारनाथ स्तंभ पता ही होगा आपको, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। उसके बाद जो आप सिंह देखते हैं 4, ठीक है, 4 सिंह देखते हैं जो भारत का क्या है? भारत सरकार का भी चिन्ह यही है ना। तो ये आपको कहाँ मिलता है? ये आपको सारनाथ में ही मिलता है। ठीक है, किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। ठीक है, अशोक ने बनवाया था सारनाथ स्तंभ। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप एमपी। ठीक है, कहाँ है? एमपी, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश के रायसेन में। ठीक है, रायसेन जिले में आपको सांची का स्तूप है। किसने बनवाया था? अशोक ने। बी इज आवर करेक्ट आंसर। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा, अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है? संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। प्राकृत भाषा। ठीक है, कौन सी भाषा है? प्राकृत लैंग्वेज है। ठीक है, कौन सी भाषा है? प्राकृत लैंग्वेज है। अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? ठीक है, खरोष्टी लिपि। ठीक है, हमें बताना है खरोष्टी लिपि 2 है, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये दोनों अभिलेख जो है वो खरोष्टी लिपि में है। क्लियर? यहाँ शहबाजगढ़ी ऑप्शन में दे रखा है
हमारा ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। शहबाजगढ़ी आपका खरोष्टी में है, मानसेहरा भी आपका खरोष्टी में है। क्लियर। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था, सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और अभिषेक के अभिलेख को सबसे पहले खोजा किसने था भाई? यदि पूछ दे किसने खोजा था तो याद रखिएगा, टी फैंथलर। टी फैंथलर, ठीक है। टी टी फैंथलर ने सबसे पहले खोजा था और सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? जल्दी बताइए, कौन सी लिपि थी वो? ब्राह्मी, खरोष्टी, शारदा, नंदागिरी। तो खरोष्टी लिपि जो थी वो कैसे लिखी जाती थी? दाहिने से बाईं ओर। हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग ऐसे लिखते हैं, और खरोष्टी लिपि ऐसे लिखी जाती है। क्लियर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है, चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति, प्रियदर्शी। तो देव नाम प्रिय, ठीक है, प्रियदर्शी के नाम से इसका उल्लेख आपको अशोक के ज़्यादातर शिलालेखों में मिलता है। ठीक है, अशोक के ज़्यादातर शिलालेख में आपको प्रियदर्शी नाम का उल्लेख मिलता है। क्लियर। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? ठीक है, पर्सनल अशोक का नाम हमें अशोक मिलता है। ठीक है, दो अभिलेख है। ठीक है, दो है, एक तो है मास्की और एक है गुर्जरा। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक मास्की अभिलेख और एक गुर्जरा अभिलेख, दोनों अभिलेख से अशोक का नाम हमें अशोक मिलता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कि अशोक का नाम अशोक हमें किस में मिलता है? तो मास्की में भी मिलता है और गुर्जरा भी, याद रखिएगा, गुर्जरा में भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट, ठीक है, तो मगध का सम्राट इसने अपने आप को भाब्रू में कहा है। यहाँ ऑप्शन है भाब्रू। ठीक है, अशोक का नाम अशोक हमें दो अभिलेख में मिलता है, मास्की में और गुर्जरा में, और भाब्रू में हमें मिलता है क्या? तो अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट कहा है। ठीक है, किस अभिलेख में? तो भाब्रू में। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर, भाब्रू स्तंभ लेख। ठीक है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें मिलता है, सबको पता होगा, 13वें शिलालेख में। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने इतने हत्याएं देखी, इतने लोगों को मरे हुए देखा, और अशोक का मन अचानक से परिवर्तित हो गया, और उसके बाद उसने हथियार पूरी तरह से त्याग दिए। ठीक है, शांति के मार्ग पर, ठीक है, बौद्ध धर्म के मार्ग पर वो चलने लगा, और उसने लड़ाई, युद्ध, हथियार, इन सभी चीज़ों को त्याग दिया। क्लियर। तो इस बात की हमें जानकारी, कलिंग युद्ध की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? 13वें शिलालेख से। ए ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में बताते हैं। अशोक के वो शिलालेख का नाम बताना है जिससे हमें संगम राज्य, टोल चेड़ पांडे, केरल पुत्र सत्यपुत्र, ठीक है, वहाँ चेड़ का उल्लेख नहीं है, चेड़ की जगह पे केरल पुत्र सत्यपुत्र का उल्लेख है। ठीक है, तो वो कौन सा अभिलेख है? दूसरा और 13वां। ठीक है, दूसरा और 13वां अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। आपको अशोक के अभिलेख जो है दूसरे और 13वें से हमें मिलती है, जिसमें जानकारी दी गई है चोल, चेड़, पांड, केरल पुत्र, सत्यपुत्र। ठीक है, तीन संगम राज्य हम लोग देखेंगे, उसमें आपको जो कौन हो जाएगा? सेकेंड एंड 13। ठीक है, सेकेंड एंड 13, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। क्लियर। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार गया था, और हारने के बाद उसने कांधार, हेरात का क्षेत्र दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को, अपनी बेटी हेलेना का विवाह किया था। ठीक है, और इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथियाँ दी थी सेल्यूकस निकेटर को, और सेल्यूकस निकेटर का ही एक राजदूत था मेगास्थनीज नाम का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर ने इसको अपने दरबार में भेजा था। इसी मेगास्थनीज ने, ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी,
चंद्रगुप्त मौर्य इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। मेगास्थनीज दूत था, मेगास्थनीज किसका दूत था? अभी मैंने बताया सेल्यूकस का। किसका दूत था? तो सेल्यूकस का दूत था। बीपीएससी ये प्रश्न पूछ चुकी है। क्लियर। नेक्स्ट है मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मौर्य समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। और इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ठीक है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मेगास्थनीज ने समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। इसकी जानकारी हमें मिलती है इंडिका में। क्लियर। तो डी इज आवर करेक्ट आंसर। मौर्य काल में टैक्स चोरी करने के लिए क्या दंड था? ठीक है। टैक्स चुराइएगा तो क्या दंड मिलेगा? जैसे कि अभी आईटी की रेट पड़ जाती है, आप यदि टैक्स पेयर के अंदर आते हैं, आपको टैक्स पे करना है, लेकिन आप टैक्स चुरा रहे हैं और नहीं चुकाते हैं और उसको आप चोरी कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, तो वही ब्लैक मनी बन जाता है। और ब्लैक मनी के लिए कौन आती है? अभी तो आईटी की रेट पड़ती है। लेकिन मौर्य काल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, डायरेक्ट आपको मृत्यु दंड दिया जाता था। क्या दिया जाता था? डायरेक्ट मृत्यु दंड। तो कितनी कठोर सजा थी टैक्स चुराने पर, समझ रहे हैं ना? तो समझ लीजिए, तो अशोक के समय में, मौर्य काल में, आपको मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? सभी को पता होगा, इंडिका। डी इज द करेक्ट आंसर। भाग एवं बलि थे। हम लोगों ने वैदिक सभ्यता में पढ़ा था, बलि क्या था? एक स्वैच्छिक कर था। ठीक है। एक स्वैच्छिक कर था। ठीक है। तब वैदिक काल में, वैदिक काल में बलि क्या था? एक स्वैच्छिक कर था। लेकिन मौर्य काल में आते आते वो क्या हो गया? भाग और बलि अनिवार्य कर हो गए। ठीक है। राजस्व के स्रोत थे। ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करता था? ठीक है। राजस्व इकट्ठा कौन करता था? तो राजस्व इकट्ठा समाहर्ता। ठीक है। समाहर्ता क्या करता था? टैक्स कलेक्ट करता था। टैक्स कलेक्ट करता था। कौन? तो समाहर्ता टैक्स कलेक्ट करने का काम करता था। ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप, माप तौल का अधिकारी? ठीक है। माप तौल वाला काम कौन करता था? तो माप तौल का काम पौतवाध्यक्ष करता था। कौन करता था? पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष का काम क्या था? माप तौल का काम करना, लेखा जोखा करना, पौतवाध्यक्ष का काम था। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। एग्रोनोमोई। ठीक है। एग्रोनोमोई के बारे में पूछ रहा है। एग्रोनोमोई संबंधित है तो मार्ग निर्माण से। किससे संबंधित है? तो मार्ग निर्माण से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैचिंग करना है तो चंद्रगुप्त हम लोगों ने पहले भी देखा है, सेंड्रोकोटस, बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक, प्रियदर्शी, चाणक्य, विष्णुगुप्त। तो इस तरह से हमारी मैचिंग हो जाएगी। तो देख लीजिए, ए का आपका क्या है? ए का 2, ये दोनों तो पहले ही हट गए, बचा ये बी का 3 इसमें भी है, सी का 1, सी का 1 केवल इसमें है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। लाइट जा चुकी है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। क्लियर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना की थी। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, मैंने आपको बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री पुष्यगुप्त ने। ठीक है। पुष्यगुप्त ने क्या किया था? आपको गिरनार के क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था। उस झील का नाम क्या था? सुदर्शन झील। ठीक है। उस झील का नाम क्या था? सुदर्शन झील। ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। किसने अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? किसमें? तो आपको जूनागढ़ महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, गौतमीपुत्र सतकर्णी से नहीं, हाड़वेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो आपका हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक के भी अभिलेख पाए गए हैं, चंद्रगुप्त के भी अभिलेख पाए गए हैं, और गुप्त साम्राज्य में, ठीक है, गुप्त साम्राज्य में स्कंदगुप्त के भी अभिलेख पाए गए हैं। कैसे? क्योंकि तीनों की कहानी जुड़ी हुई है सुदर्शन झील के निर्माण से। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। अशोक ने क्या किया? अशोक ने उसमें से नहर निकलवाई। अशोक ने क्या किया?
उसमें से नहर निकलवाई और अपना नाम भी उस अभिलेख पर लिखवा दिया। स्कंदगुप्त ने क्या किया, उस नहर की मरम्मत करवाई, ठीक है, तो उसने भी क्या किया, अपना नाम इस अभिलेख पर लिखवा दिया। तो हमें तीनों के ही नाम मिलते हैं रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पे। सुदर्शन झील के कारण हमें चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के और स्कंदगुप्त तीनों के ही नाम मिलते हैं। क्लियर? चलिए, तो आज जितने क्वेश्चन हो सकते थे मौर्य साम्राज्य से इंपॉर्टेंट, हमने उन सभी क्वेश्चन पर डिस्कशन किए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सेशन को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।